अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने व्यूज़ बढ़ाए हैं, साथ में कुछ शेयर और सब्सक्राइब भी करे हैं। बस थोड़ा सा कम किया है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा और व्यूज़ बढ़ा दें और शेयर और सब्सक्राइब करें तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे हमने पिछली बार आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, आज उन्हीं की डिटेल देंगे। मुख्य अक्षांश रेखाएं हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा को 23.1/2 डिग्री पे ही क्यों खींचा गया है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क और मकर रेखा तक ही लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए इसको आयन वृत्त भी बोला जाता है। यानी जो आपकी कर्क रेखा है और जो आपकी मकर रेखा है ये आयन वृत्त कहलाती है, क्योंकि इसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ेंगी। तो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो कर्क से लेकर के आपकी मकर रेखा तक लंबवत पड़ेंगी। इसके बाद अंटार्कटिका तक यानी 66.1/2 डिग्री पर और यहाँ पे 66.1/2 डिग्री पर जो आपकी सूर्य की किरणें हैं तिरछी पड़ती हैं, वर्ष भर पड़ेंगी। लेकिन इसके बाद आपकी ये वाला जो पोर्शन होता है 66.1/2 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहाँ पे आपका 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगी, यानी तिरछे की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है यहाँ पे गोल नहीं है। तरह की गतियाँ होती हैं, एक तो वो खुद का चक्कर लगाती है, दूसरी वो जो सूर्य का अपने चारों ओर चक्कर लगाती है। तो परिभ्रमण, अगर भरा ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, जो आप 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और दूसरा है परिक्रमण, जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आपका जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं, और इसी वजह से आपका जो मौसम होता है ऋतुएं होती हैं वो चेंज होती हैं। तो अगर हम देखें 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही हैं। तो जब कर्क रेखा पे आपकी सीधी पड़ेंगी, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, तो जब ये कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही हैं तो आपको भी पता है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है दिन बड़ा होगा और रात आपकी छोटी होगी। हो सकता है आपका दिन 12 घंटे से भी ज़्यादा का हो। आप उसकी अपोजिट मकर रेखा पे अगर हम बात करें तो मकर रेखा पे दिन की स्थिति छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये देखिए, जैसे ये सूर्य की किरणें हैं, ये कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही हैं, फिर ये भूमध्य रेखा, फिर ये आपकी मकर रेखा, तो ये तिरछी जाएंगी। तिरछी जाने में दो चीज़ें होंगी, एक तो समय ज़्यादा लगेगा और दूसरी चीज़ है वहाँ पे जो आपके धूल कण होते हैं या वायुमंडल होता है वो भी आपकी धूप और उसको रोकता है, प्रकाश को। तो इस वजह से यहाँ पे तिरछी पड़ने के कारण समय ज़्यादा लगेगा पहुँचने में। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि दिन आपका छोटा हो जाएगा और रातें आपकी बड़ी हो जाएंगी। और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दिन बड़ा और रात छोटी होगी कर्क रेखा पे और कब दिन बड़ा और रात छोटी होगी मकर रेखा पे। तो अगर आप इसको सही से समझ लोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आपकी लोकेटेड है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। इसके अपोजिट क्या होगा? क्यों? तिरछी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे शीत ऋतु होगी। किस टाइम? 21 जून के समय। तो शायद याद भी हो या अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने एक क्वेश्चन देखा है कि क्रिसमस का फेस्टिवल कब या किस अक्षांश में गर्मियों में मनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके इधर वाले क्षेत्र होंगे वहाँ गर्मियों में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो लंबवत पड़ रहा होगा मकर रेखा की साइड में। 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य कहाँ चला जा रहा है? 0 डिग्री इक्वेटर पे।
ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी 0 डिग्री और ये आपकी कर्क रेखा, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मकर की साइड में, दक्षिणी गोलार्ध साइड में वापस जा रहा है आपका कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर। तो अब इस टाइम आपकी जो होगी वो शरद ऋतु होगी। इस कंडीशन को, यानी आपकी 23 सितंबर की तिथि कहलाती है शरद ऋतु। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कब शरद ऋतु होगी, तो आपकी 23 सितंबर को। और यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे इस टाइम, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी आपके इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे सीधी पड़ रही होंगी तो आपको भी पता है, अगर इक्वेटर पे सीधी पड़ रही हैं तो हमारी कर्क और मकर रेखा पास में पड़ रही है, ज़्यादा तिरछी रेखाएं नहीं जाएंगी। तो मोस्टली जो आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी वहाँ पे दिन और रात बराबर ही होंगे। इस वजह से इनकी शरद ऋतु की क्या विशेषता होगी कि दिन रात बराबर होंगे। वसंत ऋतु 21 मार्च की क्या विशेषता होगी, यहाँ पे भी दिन रात बराबर होंगे। कि क्वेश्चन आपके आईएएस में, पीसीएस में और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म अयनांत कब होगा, तो 21 जून को। दिन सबसे बड़ा कब होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को। दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब बड़ा होगा, तो आपका 22 दिसंबर को। शीत अयनांत की स्थिति कब होगी, 22 दिसंबर को। रात सबसे बड़ी कब होगी, तो आपकी रात सबसे बड़ी कब होगी, जब वहाँ पे दिन बड़ा होगा, यानी 22 दिसंबर को। वसंत ऋतु की स्थिति कब होगी, आपकी वसंत ऋतु की स्थिति 21 मार्च को होगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी, जैसे शरद ऋतु की स्थिति आपकी 23 सितंबर को होगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दूसरा आपका ये पूछा जा सकता है कि आपसे अक्षांश कुछ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति होगी। तो यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया है 91 डिग्री उत्तर। तो आपको पता है कि उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश 90 से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो 91 हो नहीं सकता। और 45 पूर्व, तो पूर्व और पश्चिम, तो 45 पूर्व। अब 45 दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं हम आपको बता चुके हैं कि वो आपकी देशांतर रेखाएं, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 91 है, हमारी जो रेखाएं हैं वो 90 हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर 91 डिग्री पश्चिम की बात करी गई है, तो 91 है, अगर ये 90 होता तो हो सकता है, यानी ये भी नहीं होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, 45 डिग्री पूर्व, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर 90 तक जो रेखाएं खींची गई हैं वो अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, यानी अक्षांश देशांतर का मतलब क्या है, जो पूर्व से पश्चिम रेखा खींची गई है वो अक्षांश हो गई, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांशी कहाँ पे मिलेंगी, उस जगह का नाम बताना है। तो वो जगह आपकी गिनी की खाड़ी है जो अटलांटिक महासागर में है और ये अफ्रीका के पश्चिम भाग में है। पश्चिम यानी ये पूर्व, ये पश्चिम, यानी अफ्रीका के इधर लोकेटेड है। फिर आपसे क्वेश्चन भूमध्य रेखा पर स्थित देशों से पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित देश हमने आपको बता दिए हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश हैं, और या एक ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन से नहीं हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनसे। फिर कर्क रेखा से भी इसी तरह से पूछा जाता है, और जैसे भारत का आपको पता ही है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं राज्य और सबसे ज़्यादा किस राज्य से गुजर रही है, सबसे कम किस से गुजर रही है। तो जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको इसकी जानकारी देंगे। और फिर मकर रेखा से गुजरने वाले देश, कोई मेन जगह होगी या रिवर जो 2 बार काट रही होगी, या इस तरह के क्वेश्चन की कौन से महाद्वीप से तीनों कर्क, मकर और
भूमध्य रेखा गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये आपको तैयार करना है मैप के द्वारा। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैसे हमने आपको बताया कि कब दिन रात बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 21 मार्च यानी जब मकर रेखा से आपकी पृथ्वी कर्क रेखा की ओर जा रही थी, ठीक, या 23 सितंबर जब आपकी कर्क रेखा से 0 डिग्री की ओर गई है, ठीक है। तो इन दोनों डेट में दिन रात की स्थिति बराबर होगी। दूसरा क्वेश्चन विषुव की स्थिति, तो ये ही 21 मार्च और 23 सितंबर यानी दिन रात बराबर होते हैं और यही विषुव की स्थिति होगी, और ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। फिर उत्तरी गोलार्ध में वर्ष में सबसे छोटा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष में सबसे छोटा दिन तब होगा जब सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ेंगी। तो कब तिरछी पड़ती हैं? जब सूर्य मकर रेखा पे होगा। फिर ग्रीष्म अयनांत क्या है? तो 21 जून ग्रीष्म अयनांत है। और फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा या उत्तरी गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैप्टर्स को सही से पढ़ोगे तो 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 95% आपको क्वेश्चंस इसी से मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसमें हमने दे रखा है, आप यहाँ पे कॉल करके हमसे जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं। थैंक यू।